हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्नि बैच के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए स्टेज 1 सेक्शन 2 फिजिक्स के चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। ये आपको बता दें कि आज से हमने प्रैक्टिस सेट्स आपका बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर्स पे स्टार्ट किया है। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर्स में आपका बहुत सारे चैप्टर्स को यहाँ पे पढ़ने होते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि इसमें आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पे पढ़ना होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पे पढ़ना होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड दोनों को मिलाकर प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर बनाया जाता है एक चैप्टर, जिसमें कि आपको दोनों पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो आपको अलग अलग ना पढ़ा के एक ही साथ इसी में कंबाइन करके पढ़ाया जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड दोनों को यहाँ पे हम पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, और किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें बताइएगा। इस वीडियो को पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए होंगे, उस लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वो लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ होगा तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए होंगे और उसे ज्वाइन करने के कुछ समय बाद आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि अभी इसके पीडीएफ पे काम चल रहा है ताकि आपको सारे वीडियोस के पीडीएफ एक ही जगह मिल सके। ठीक है, तो उस पर काम चल रहा है, सो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन आप ज्वाइन करके रहिएगा क्योंकि हम आपको सीधे टेलीग्राम चैनल पर ही लिंक प्रोवाइड करवा देंगे ताकि क्या हो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स को हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, देखिए, द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट फॉर अ स्प्रिंग फॉलोइंग हुक्स लॉ इज गिवन बाय। ठीक है, कहा जा रहा है कि फोर्स कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बताना है किसी स्प्रिंग के लिए जो हम हुक्स लॉ से फाइंड करते हैं, यानी जो हम हुक्स लॉ से निकालते हैं। ठीक है, तो हुक्स लॉ हमें क्या बताता है, हुक्स लॉ में बताता है कि स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। देखिए बच्चे, जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे उनके लिए यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन नहीं लिखा गया हुआ है, इसका आंसर सॉरी, क्योंकि हिंदी में टाइप करने वाले अभी हमारे पास यहाँ पे कोई है नहीं और हिंदी में हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम हिंदी में भी टाइप करके आपको दें। सो हम हिंदी में ही बोलते चलते हैं ताकि क्या हो सभी को समझ में आए। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में क्वेश्चन देख के समझे और हिंदी में भी उन बातों को समझे। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में ही बोल रहे हैं तभी उन्हें समझ में आना चाहिए। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको कोशिश करेंगे कि उससे सुधार कर अच्छे से किया जाए। ठीक है, तो हुक्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हम जानते हैं कि स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेन के। तो अगर हम स्ट्रेस को, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाएं तो यहाँ पे आता है गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। तो गामा को अगर हम लिखे तो गामा होता है हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, गामा जो हो जाता है हमारा वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका फोर्स अपॉन एरिया, क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया हो गया। साथ ही में जो स्ट्रेन होता है वो स्ट्रेन क्या होता है, ये स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कह सकते हैं आप डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये अपॉन एल क्या हो गया, ऊपर चल गया, तो इसका आंसर क्या होगा आपका एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू क्या होगा, ए इंटू डेल्टा एल। ठीक है, एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। तो ऑप्शन मैच कीजिएगा, ऑप्शन मैच कीजिएगा, कौन सा इसका ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट कहा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर फोर्स कांस्टेंट के बारे में कह दिया जाए तो हमें मिला यहाँ पे, हमें यहाँ से क्या मिला, हमें यहाँ पे मिला गामा इक्वल टू एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ठीक है, तो फोर्स कांस्टेंट निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या कीजिए, एफ अपॉन डेल्टा एल को अलग कीजिए और बाद बाकी सबको एक साथ रखिए। तो ये क्या हो जाएगा, गामा इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा, गामा इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, जिसे कि आप के से डिनोट करेंगे। तो इसका आंसर देखिए गामा ए अपॉन एल, ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको पता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, तो स्ट्रेस का अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, गामा मिलेगा। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो गया। ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और क्या कह सकते हैं आपको, इलास्टिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हम इसको एफ अपॉन ए लिखे। स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो इसको हम डेल्टा एल अपॉन एल लिख दिए। तो यहाँ से हमें गामा इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल मिल गया। ठीक है, तो हमें फोर्स कांस्टेंट निकालना है, तो फोर्स कांस्टेंट निकालने में क्या करेंगे, एफ अपॉन डेल्टा एल कर देंगे, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, गामा इंटू ए अपॉन एल के बराबर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहा जा रहा है कि फॉर एन इक्वल स्ट्रेचिंग फोर्स के लिए, समान स्ट्रेचिंग फोर्स के लिए द यंग्स मॉडुलस वाई एस फॉर स्टील, वाई एस क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील के लिए है, और वाई आर क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर के लिए है। तो इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको ये रिमेम्बरिंग पॉइंट है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, देखिए इसे हम प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा प्रूफ होता है जिसका कोई यहाँ पे आपको मतलब उसका नहीं बनता है आपको बताने का। ठीक है, तो उतना आपको जानने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील क्या होगा, इज हाईएस्ट हो जाएगा।
ठीक है। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील क्या होता है, हाईएस्ट होता है, तो यानी कहने का मतलब वाई एस क्या होगा, ग्रेटर देन आपका वाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा जा रहा है, ये आपके बेसिक लेक्चर है, तो बेसिक लेक्चर में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करते चलेंगे ताकि जब हम लेक्चर्स की तरफ आगे बढ़े तो आपको सारे लगभग छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर हो सके, ताकि आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी बना सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गामा। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गामा के लिए, जहाँ कि आर क्या है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है, वायर के रेडियस का रेडियस है। ठीक है, और एल क्या है, वायर का लेंथ है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इनमें से गामा के लिए कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो हमने आपको तुरंत बताया है, गामा इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। ठीक है, यही होता है फोर्स, गामा का वैल्यू, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू। तो यहाँ पे वायर के बारे में कहा जा रहा है, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ वायर, वायर का एरिया क्या होगा, वायर सर्कुलर है तो वायर का एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया फोर्स अपॉन एरिया का डाल देंगे पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू एल अपॉन डेल्टा एल, इंटू क्या हो गया, एल अपॉन डेल्टा एल। तो यहाँ से आप देखिएगा, अगर हम इन सभी को, अगर हम फोर्स एल डेल्टा एल को कांस्टेंट माने तो गामा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के। गामा क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के। अगर हम इन सभी को और इनमें से जो भी वैल्यू है, अगर हम इनको क्या करें, कांस्टेंट नहीं माने, तो यहाँ से हम देखेंगे कि गामा होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, और क्या कह सकते हैं, गामा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल के। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करेंगे, आर और एल के बीच रिलेशन कहा जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है, आपका ये भी गलत है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, गामा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ से दिख रहा है, आप देख सकते हैं गामा है और नीचे आर स्क्वायर है। बाद बाकी अगर सभी को थोड़ी देर के लिए कॉन्स्टेंट मानते हैं तो गामा क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, गामा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन होता वो दोनों करेक्ट होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा जा रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ वायर इज रिड्यूस टू हाफ देन इट कैन होल्ड द। ठीक है, अगर कहा जा रहा है कि वायर के लेंथ को अगर हाफ तक रिड्यूस कर दिया जा रहा है, एल को क्या कर दिया जा रहा है, आपका चेंज करके L/2 कर दिया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि देन इट कैन होल्ड द, वो क्या करेगा, वो क्या होल्ड करेगा, हाफ लोड को होल्ड करेगा, डबल लोड को होल्ड करेगा, सेम लोड को होल्ड करेगा, या फिर कह सकते हैं आपको 1/4 ऑफ लोड को वो होल्ड करेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अगर आपने उस वायर को क्या कर दिया, ब्रेक करके हाफ में कर दिया, तो आपका जो लोड होगा वो कितना आपको वो वायर देन बाद में उसको हाफ करने के बाद वो होल्ड करेगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो उसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सेम लोड को क्या करेगा, वो अगर वायर को अगर हाफ कर भी देते हैं तब भी वो क्या करेगा, सेम लोड को ही होल्ड करेगा। क्यों सेम लोड को होल्ड करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन होता है कि ब्रेकिंग जो होता है, ब्रेकिंग फोर्स जो होता है, ब्रेकिंग फोर्स वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, वायर के क्रॉस सेक्शन के एरिया के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको याद रखने वाला पॉइंट है, रिमेंबरिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या सीखे कि ब्रेकिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब यही होता है कि हमारा जो वायर होता है, यानी जो लोड होता है, लोड होल्ड बाय दी वायर, कह सकते हैं कि लोड जो होता है होल्ड बाय दी वायर, लोड होल्ड बाय द वायर डज नॉट या फिर डजंट डिपेंड्स ऑन किस पे, लेंथ ऑफ वायर। यानी कहने का मतलब है कि ब्रेकिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पे, और जो लोड होल्ड होता है किसी वायर के द्वारा वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। जब वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो वायर को आप हाफ कर दीजिए, 1/4 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उसका लोड कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी तभी भी वो सेम ही लोड को होल्ड करेगा। तो आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखना है, ताकि अगर क्वेश्चंस बने आपके एग्जामिनेशन में तो ये दोनों पॉइंट याद रहेगा, तो दोनों में से किसी पॉइंट से क्वेश्चंस बनेगा तो आप बना पाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा जा रहा है कि यंग्स मॉडुलस, क्या कहा जा रहा है, यंग्स मॉडुलस ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी का यंग्स मॉडुलस क्या होगा। ठीक है, परफेक्टली रिजिड बॉडी का यंग्स मॉडुलस क्या होगा, यूनिटी होगा, जीरो होगा, इन्फाइनाइटली होगा, या फिर सम फाइनाइट नॉन जीरो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो परफेक्टली आपके रिजिड बॉडी के लिए, परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। जैसे आपने सबसे पहले यंग्स मॉडुलस का अगर फॉर्मूला लिखे तो ये होता है आपका स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, और परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए परफेक्टली, ठीक है, परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए, परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए क्या होता है, ये जो स्ट्रेन होता है,
वो क्या होता है इक्वल टू जीरो, यानी उसमें कोई भी स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होता, यानी कितने भी फोर्स आप लगा दीजिए वो अगर बात करेंगे उसके चेंज इन लेंथ के बारे में तो वो हमें क्या मिलेगा, हमेशा जीरो मिलेगा। जब चेंज इन लेंथ हमें जीरो मिला यानी डेल्टा एल हमें जीरो मिलता है तो हमें स्ट्रेन भी जीरो मिलेगा। स्ट्रेन का फॉर्मूला ही होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जब हमें चेंज इन लेंथ जीरो मिल गया तो हमें क्या मिला, स्ट्रेन का वैल्यू जीरो मिल गया। और गामा जो होता है यानी यंग्स मॉडुलस जो होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी गलती लिख दिए यहाँ पे हम, यहाँ पे क्या होगा स्ट्रेस, सॉरी यहाँ पे क्या होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पे हमें दिखा कि स्ट्रेस जो होगा वो तो आपका फोर्स तो कुछ ना कुछ लगेगा ही यूनिट एरिया पे, लेकिन कितना भी फोर्स लगा ले स्ट्रेन हमेशा जीरो होगा। तो ऊपर का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, वो कुछ वैल्यू आएगा, और नीचे का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। तो ये हमेशा वैल्यू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा, यानी गामा का वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। किसके लिए, फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसके क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस फिर से बनते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसको थोड़ा क्या कीजिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसको समझिएगा, रटिएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज देन द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन क्या होगा। अगर स्ट्रेस अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम द रेशियो ऑफ स्ट्रेस। हम इसके लिए आपको यहाँ पे सारी चीज़ों को लिख देते हैं ताकि क्या हो, जब PDF नोट्स आप पढ़े तो आपको यह पता हो, आपको जैसे ही देखे तो आपको सारे चीज़ पॉइंट रिमेंबर हो जाए। ठीक है, अगर हम सिंपली बोल के चल जाएंगे तो क्या होगा, आपको याद रहेगा कुछ समय बाद जब PDF पढ़ने जाइएगा तो आपको इसका कंसेप्ट और इसका जो आपका कह सकते हैं जो अंदर इसके अंदर कंसेप्ट छुपा हुआ है वो आपको याद ही नहीं आएगा, तब फिर इसको लगेगा आप रटने। ठीक है, तो रटना बिल्कुल नहीं है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि हुक्स लॉ के अनुसार कहा जा रहा है, हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी के अनुसार अगर हम स्ट्रेस को इंक्रीज कर देते हैं तो रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होगा। तो रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यानी कहने का मतलब हमसे गामा के बारे में पूछ रहा है कि गामा क्या होगा। तो याद रखिएगा कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस क्या होगा, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ठीक है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन ये क्या होगा, इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि इसका मतलब यही हुआ कि गामा जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, गामा जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज गामा जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, गामा इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, ऑलवेज कांस्टेंट, गामा हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी आंसर क्या होगा इसका, रिमेंस कांस्टेंट। क्या होगा, रिमेंस कांस्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए रिमेंस कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस को इंक्रीज किए, यानी अगर आपने ब्रेकिंग आपका जो फोर्स है स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो आपको यूनिट एरिया पे ही लगाना है, तो आप क्या इंक्रीज कीजिएगा, फोर्स इंक्रीज करिएगा। स्ट्रेस इंक्रीज करिएगा तो मतलब फोर्स इंक्रीज करिएगा। जब आप फोर्स इंक्रीज करिएगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा। फोर्स इंक्रीज करिएगा तो चेंज इन लेंथ भी इंक्रीज होगा, तो चेंज इन लेंथ अगर इंक्रीज होता है तो स्ट्रेन भी इंक्रीज होता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमने स्ट्रेस इंक्रीज किया तो उसी के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रेन भी इंक्रीज हो गया, जिस कारण से आपका गामा जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रह गया। ठीक है, इसी कारण से जैसे स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे तो आपका स्ट्रेन भी इंक्रीज करेगा, तो दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में इंक्रीज करते हैं ताकि क्या होते हैं, गामा हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहा जा रहा है कि अ 2 मीटर लॉन्ग रॉड ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर विच इज फिक्स्ड फ्रॉम वन एंड टू अ गिवन फोर्स 8 न्यूटन द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ डेवलप विल बी। कहा जा रहा है कि एक 2 मीटर लॉन्ग का रेडियस है, ए 2 मीटर लॉन्ग रॉड, एक 2 मीटर लॉन्ग का रॉड है। ठीक है, 2 मीटर लंबा रॉड है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिसको कि एक इंच से फिक्स कर दिया जा रहा है, फिक्स फ्रॉम वन इंच से फिक्स कर दिया जा रहा है, एंड उसको 8 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है उस पर। एक इंच से फिक्स करके उस पर 8 न्यूटन का फोर्स आपको लगाया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होगा, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, यानी वो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा वो कितना प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो आपको पता है गामा इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इक्वल स्ट्रेन का वैल्यू क्या हो गया, स्ट्रेन का वैल्यू हो गया स्ट्रेस अपॉन गामा, और स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इंटू गामा। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया इंटू गामा, तो यहाँ पे स्ट्रेन का वैल्यू क्या हो गया, फोर्स का वैल्यू दिया गया है 8 न्यूटन अपॉन एरिया का वैल्यू क्या है, रॉड है, तो रॉड का वैल्यू क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू सेंटीमीटर में है। तो डालेंगे इसको हम सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा 1/10⁻²। ठीक है, क्या होगा 1/10⁻² का होल स्क्वायर, क्या होगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या कहा जा रहा है, गामा से मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे क्या हो गया इंटू में गामा का वैल्यू कितना है 2.5 × 10⁻11, 2.5 इंटू क्या है 10⁻11।
ठीक है, यही आपका है 10 टू द पावर, एक सेकेंड, 11, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, इसे आप सॉल्व कीजिए, तो इसे आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको वैल्यू मिलेगा 10 टू द पावर -8, ठीक है। आपको इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा 10 टू द पावर -8 और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपको यही आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं ताकि क्या हो, समय बच सके, ठीक है, नहीं तो वीडियो और भी लंबा चला जाएगा। देखिए, आपको एग्जामिनेशन में जब भी कैलकुलेशन मिलेगा ना, तो वो हमेशा आपको ईजी कैलकुलेशन दिया जाएगा, ताकि क्या हो, कैलकुलेशन में ज़्यादा समय न व्यर्थ हो। यहाँ पे कैलकुलेशन आगे पीछे थोड़ा ईजी हार्ड हो सकता है, उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन हमेशा ईजी मिलता है, ठीक है। चलिए, वहाँ पे कंसेप्ट चेक किया जाता है, ना कि आपको जोड़ घटाव चेक करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहा जा रहा है कि दी रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज। जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, यानी रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है इसमें कि सब्सटेंस विच कैन बी स्ट्रेच टू कॉज लार्ज स्ट्रेन आर कॉल्ड। सब्सटेंस, वैसा सब्सटेंस जिसे कि अगर हम स्ट्रेच करें, खींचे, तो वो लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेन को प्रोड्यूस करे, यानी उसका क्या हो, स्ट्रेन अगर लार्ज हो तो यानी कह सकते हैं कि डेल्टा एज, यानी उनका चेंज इन लेंथ क्या हो, लार्ज हो, लंबा हो, ठीक है, ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, तो वैसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो अगर स्ट्रेच करने के बाद कोई लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेन को प्रोड्यूस करें तो वैसे सब्सटेंस को हम कहेंगे इलास्टोमर। क्या कहेंगे, इलास्टोमर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या कहेंगे, इलास्टोमर, ठीक है। ये सब बातों को याद रखिएगा, ये सभी से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन सब बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिपेंड अपॉन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या करता है, आपका एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है, एरिया पे। आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस जो होता है, अभी हमने बताया क्या होता है आपका, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अगर फोर्स अगर आपका कांस्टेंट रहे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, एरिया पे डिपेंड करेगा, क्या करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को बनाना है और इन सभी कंसेप्ट को आपको सीखना है, ठीक है। तो सारे कंसेप्ट को अगर आपने अच्छे से सीखा होगा तो बढ़िया है। अगर आपको फिर भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके सारे कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे, ठीक है। तो आपको इसके पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।